जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि यह थंबनेल है झारखंड जीके का 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। पूर्व में भी स्टडी फॉर गोल्स पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवाए गए हैं, लेकिन इस वीडियो से नई शुरुआत है और यह सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का झारखंड जीके का सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक कि झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। बैक टू बैक क्लासेस आएंगे जहां पे 5000 प्लस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर में भी हम खास खास प्रश्न को, चूंकि अभी 28 और 4 को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर में भी जो ज्यादा खास है, जिसके पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, उन्हें हम देखेंगे। आज के लेक्चर में हम 25 प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन जब डायरेक्टली तो हम लोग 25 प्रश्नों को करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जब आप वीडियो देख के जाएंगे तो आपको 100 प्लस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आते हैं प्रश्नों पे। चलिए, उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि 24 दिसंबर को टेस्ट हुआ और झारखंड के बहुत से बच्चे मॉक का महाकुंभ स्टडी फॉर गोल्स पे हुआ था। प्रत्येक संडे को होता है, इस पिछले संडे को भी हुआ। आप सबों ने पसंद किया। इस बार टेस्ट का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। ज़्यादातर बच्चों ने सपोर्ट किया। जो प्रश्न के जो लेवल थे अच्छे थे, इस तरह के रिस्पांस मिले। तो हम अपने स्तर से अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, जितना अच्छा प्रश्न हम बना सकते हैं। साथ ही आपके जो सजेशन होते हैं या शिकायत ही सही, कुछ भी होता है, उन्हें हम कंसिडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें सुधार करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लगातार जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे बेस्ट बनाते जा रहे हैं और यह हर संडे को जारी रहेगा जब तक अभी सीजीएल का एग्जाम होता है तब तक। ठीक है, तो और अभी अगर आप देखेंगे तो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम में होने में फ्रेंड्स ज्यादा दिन नहीं बचा है, केवल आप देखेंगे तो 30 दिन शेष है। तो ये 30 दिन ऐसे हैं कि बहुत से बच्चे ना इन लास्ट टाइम में, इन 30 दिन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके अपना स्कोर सुधार सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो स्टडी फॉर गोल्स भी आपकी तैयारी को अच्छा बनाने में योगदान कर रहा है और आज इवनिंग से आपको प्रत्येक दिन, पहले तो संडे को मॉक टेस्ट होता था, लेकिन आज इवनिंग से आपको प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट मिलेंगे। जो जेएसएससी सीजीएल के में जेएसएससी सीजीएल में जो पेपर हैं, सीजीएल में जो 150 प्रश्न आते हैं, उसमें क्या होते हैं, छह सेक्शन होते हैं। तो ये जो टेस्ट होगा फ्रेंड्स, वो 6 सेक्शन, मैथ, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड जीके और नेशनल जीके, तो इनके मॉक टेस्ट दो तीन करके आपको टेस्ट दिया जाएगा और एक अटेम्प्ट अलाउ होगा। और उसके अलावा टेस्ट जो होगा 3 PM से लेके 11:59 PM तक आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इस टेस्ट जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो इस टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो आप जाके वहां पे टेस्ट दे सकते हैं। पहले क्या होता था, टेस्ट तक पहुंचने में बच्चों को ना बहुत सा, मतलब ऐप में भी बहुत सा मतलब सब हेडिंग्स को फॉलो करना पड़ता था, लेकिन अब क्या किया गया, ऐप पे सुधार कर दिया हूं मैं। और जैसे ही होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा और जब इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनगोइंग टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट और अटेम्प्टेड टेस्ट मिलेगा। तो अगर हम लोग पहले से जब टेस्ट ऐड कर देते हैं तो आपको अपकमिंग में दिखते रहेगा और जैसे समय बचेगा, मतलब 3 से 11:59 तक टेस्ट रहेगा, तो उस दौरान यहाँ पे आपको ऑनगोइंग में दिखेगा। तो आप टेस्ट लगाइए, जब टेस्ट लगा लेंगे तब आपका टेस्ट यहाँ पे चल जाएगा अटेम्प्टेड में, आप वहाँ पे जाके एनालिसिस कर सकते हैं। तो डेली जो मॉक टेस्ट आएगा उसे जरूर दीजिएगा। वीडियो तो आते रहेंगे, लेकिन वीडियो के अलावा जरूरत है कि कम समय में मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग सीख जाते हैं। तो फाइनली हम आते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे। आज के जो वीडियो में प्रश्न है फ्रेंड्स, वो झारखंड का जो औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का एग्जाम हुआ था 29 नवंबर के आसपास हुआ था, और एक पीजीटी के 1-2 पेपर हैं, उसके प्रश्न यहाँ पे मैं लिया हूँ। तो आपको इससे यह भी पता चल जाएगा कि करंट समय में, वर्तमान समय में जो जीके के प्रश्न है कैसे पूछे जा रहे हैं, यह भी पता चल जाएगा। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, धनबाद, देवघर, जमशेदपुर और रांची। थोड़ा सा जो प्रश्न होता है वो ऑप्शन से भी टफ होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो ये जो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, सारे सिटीज जो दिख रहे हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर क्या है? जमशेदपुर। और यह इजी प्रश्न है, आप अगर कोई भी जीके का बुक पढ़ेंगे झारखंड का तो इसका मुझे लगता है इसका आंसर आप इजिली कर लेंगे। तो भारत का इस्पात शहर यानी स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। ठीक है, चलिए, झारखंड का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी जमशेदपुर को जाना जाता है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हम जो वीडियो लाएंगे फ्रेंड्स, वहां पे हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक खास टॉपिक को हम लोग डिटेल में चर्चा करें। थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है, इसे हम लोग जूम कर लेते हैं ना, ये हाँ छोटा लग रहा है। अब देखते हैं, तो स्थलों के उपनाम हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? कोराम्बे को कहा जाता है। कोराम्बे कहां पे है? तो लोहरदगा में। बंगाल की राजधानी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो राजमहल को कहा जाता है। ये उपनाम है, स्थलों के उपनाम है। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? रांची को कहा जाता है।
बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो तेलियागढ़ को। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा जंगल जो कि पश्चिम सिंहभूम में है, तो इसे एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट फॉरेस्ट रेंज के नाम से भी यह जाना जाता है। पहाड़ों की मल्लिका भी नेतरहाट को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कई बार प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। भारत की अवरक राजधानी या अवरक नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? कोडरमा। झारखंड का नहीं, भारत की अवरक राजधानी। भारत का स्विट्जरलैंड किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? छोटा नागपुर कहा जाता है। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, और झरनों का शहर भी रांची को कहा जाता है, यह भी जानिए। पंडित पुजारियों की नगरी बासुकीनाथ कहां पे फ्रेंड्स? दुमका में है। खदानों का शहर और कोयला नगरी के नाम से धनबाद को जाना जाता है। 7 पहाड़ियों से घिरा शहर के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो हजारीबाग को 7 पहाड़ियों से घिरा शहर के नाम से जाना जाता है। कुछ और हैं, कारखानों का शहर या इस्पात नगरी या भारत का पिट्सबर्ग, अभी मैं बताया भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए, यही आज का प्रश्न भी है ना। चलिए, इसके अलावे रहते हैं कि इसके अलावा मोटरिस्ट पैराडाइज के नाम से रांची को जाना जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल, प्रकृति का दिल यानी मनोरम जगह है, नेतरहाट को जाना जाता है। तो प्रकृति का दिल या फिर सूर्यास्त एवं सूर्योदय का सौंदर्य किस स्थल को कहा जाता है? तो नेतरहाट को। ठीक है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चतरा। तो चतरा सब जान लेंगे, छोटा नागपुर में अगर बिहार वगैरह सब झारखंड आना चाहते हैं तो चतरा के रास्ते आ सकते हैं, इसलिए छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चतरा को कहा जाता है। कारखानों का कारखाना फ्रेंड्स एचईसी को कहा जाता है। ठीक है, और मदर ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से भी यह जाना जाता है। कौन? एचईसी। 1958 में बना था, किसके सहयोग से? तो रसिया और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना था। ठीक है, चलिए, गांव में बसा शहर या दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम कहां पे स्थित है? तो मैक्लुस्कीगंज। यह कहां पे? रांची में है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा शहर है या गांव है जहां पे एंग्लो इंडियन रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कीप में। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? देवघर को। झारखंड स्थली महादेव वैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में स्थित है। खेल नगरी और खेल राजधानी, जमशेदपुर को खेल नगरी और खेल राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों का शहर किसे जाना जाता है? मलूटी को। ठीक है, तो ये कुछ उपनाम थे जो आपको ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक छूट गया है, नर्सरी ऑफ गेम्स, नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा सिमडेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। मैं अभी ही बताया कि हम लोग तो वीडियो में 25 प्रश्न देखेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अब 100 से 200 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करके जाएंगे। जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो 100 से 200 प्रश्न आपके पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। हाँ, इतना ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, संविधान का जो 8वीं अनुसूची है वह भारत की भाषाओं से जुड़ा हुआ है, और 8वीं अनुसूची में अगर वर्तमान में देखें तो कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं सम्मिलित है। वर्ष 2003 में फ्रेंड्स क्या हुआ था? ये 2004 और 2003 में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी जो पढ़ा हूँ कि 92 संविधान संशोधन जो हुआ है वह 2003 में हुआ था, लेकिन यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो आप इसे कंसीडर कर में भी हो सकता है पारित हुआ हो 2003 में, अधिसूचित हुआ हो 2004 में, इस तरह का कंसेप्ट में भी रहा होगा। लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो मैं इसे बदला नहीं, हूबहू आपके समझ लेकर आया हूँ। तो खैर चलिए, 2003-2004 में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 92वां संविधान संशोधन 2003 याद रखना है। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है उसमें पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा जोड़ा गया था? तो एक जो अपना भाषा है संथाली, झारखंड का वो भाषा है संथाली, जोड़ा गया था। ये जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं कौन कौन? तो डोंगरी, बोडो और संथाली, अभी हमने जिक्र किया संथाली, और मैथिली। कौन भाषा? मैथिली। तो ये 4 भाषाएं उस समय जोड़ी गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है, 4 भाषाएं में से कोई भी पूछ सकता है, आपको प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था संथाली को। इस तरह से प्रश्न पूछे भी गए होंगे, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जमशेदपुर के
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो देखिए यहां से भी प्रश्न पूछता है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो पूछ रहा है कि झारखंड में जो औद्योगिक क्षेत्र है फ्रेंड्स, वह अभी चार औद्योगिक क्षेत्र हैं और जो झारखंड का पूरा एरिया है वह इन्हीं औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि जमशेदपुर में के जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है उसके अंतर्गत आता है, चार ऑप्शन दिया है। तो पूछा है क्या सिमडेगा आता है, आगे पूछा है क्या पलामू आता है, क्या लातेहार आता है, या सरायकेला खरसावां आता है। तो अगर आप पढ़ रखे हैं तो आप देखेंगे कि जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है वह उसके अंतर्गत कौन सा जिला आता है, सरायकेला खरसावां। आदित्यपुर जो झारखंड का एक शहर है वह कहां पे पड़ता है, तो सरायकेला खरसावां में पड़ता है। तो वो इसे अगर इन सब चीज़ों को अगर शहर वगैरह के नाम भी आप जानते हैं तो आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। देखिए न्यूज़पेपर में पढ़ने का हमेशा सलाह देता हूं। मैं अपने तैयारी के टाइम में भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था और उससे क्या होता था ना कि अपने आसपास हो रहे मतलब चीज़ों का मतलब डे बाय डे अगर अलग अलग चीज़ देखते हैं, अचानक आदित्यपुर का न्यूज़ पढ़ लिया, चाईबासा का न्यूज़ पढ़ लिया या फिर पलामू का न्यूज़ पढ़ लिया, इस तरह के न्यूज़ पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि चीज़ें ध्यान में रहता है, एक लंबे समय में आपके दिमाग में चीज़ें सेट होते जाता है। तो आप वो पेपर का डेली इन्फॉर्मेशन का भी फायदा आप आने वाले एग्जाम में उठा सकते हैं, आपको यह एक अच्छा जॉब दिलाने में मदद कर सकता है। और एक प्रश्न भी अगर आप एक्स्ट्रा बना के आते हैं तो समझ सकते हैं एक प्रश्न का महत्व क्या होता है। कई बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 0.5 मार्क्स से क्या होता है मेरिट लिस्ट से छट जाते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ों का भी आपकी तैयारी में योगदान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। और जो चार औद्योगिक क्षेत्र है फ्रेंड्स वह कौन सा है, तो रियाडा। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछता है क्या, तो रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये हो गया पहला। इसी तरह दूसरा है फ्रेंड्स बियाडा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिए। उसी तरह जो तीसरा है वह है एसपी आडा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और उसके बाद अभी जो हमने जिक्र किया एआडा, मतलब AIDA। ठीक है, यही है ना, एक और ही होगा ना, आदित्यपुर और अथॉरिटी वाला, एरिया वाला। ठीक है, नहीं सॉरी, इसे क्या हो जाएगा, अरे बाबा, अयाडा। ठीक है, मतलब आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इन चारों का आप फुल फॉर्म याद रखिए, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो पहले जब झारखंड बना था फ्रेंड्स, तो उसमें जो 3 औद्योगिक क्षेत्र थे, बाद में 2006 में एसपी आडा संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है उसे 2006 में इस औद्योगिक क्षेत्र का गठन किया गया था। तो यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के कुल भूमि क्षेत्र तुलना में वन क्षेत्र का लगभग प्रतिशत कितना है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं ना। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन कंपैरिजन टू द टोटल लैंड एरिया ऑफ झारखंड। मतलब बोल रहा है कि झारखंड का जो टोटल एरिया है उसमें वनों का क्या प्रतिशत है। तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है 90 से अधिक, 20 से कम, लगभग 30 और 60 से अधिक। तो ये ऑप्शन है। तो अगर आप जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट था, फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट, इस तरह से स्टेट रिपोर्ट 2021, तो 2021 को देखेंगे तो झारखंड का जो वनों का क्षेत्रफल है फ्रेंड्स वह 23,721 वर्ग किलोमीटर है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 29.76%। ठीक है, तो अगर 29.76%, तो अब यहां पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, लगभग 30%। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, भागवत पुराण में झारखंड को के नाम से जाना जाता था। तो झारखंड के जो नामांकन है वहां से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मैं अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह देखा हूं तो सारे में नामांकन से एक ना एक नाम आप महाभारत वाला पूछ ले रहा है। मतलब मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था,
उसके अलावा यहाँ पे देखिए पूछ दिया कि मतलब भागवत पुराण में किस नाम से झारखंड को जाना जाता था, झारखंड का उल्लेख पहली बार कहाँ पे हुआ था, और कुछ कवियों के दोहे में किस नाम से आया था, कौन सा कवि में पद्मावत में नाम आया था झारखंड का। तो इस तरह के प्रश्न लगभग रिपीट किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किक्कट प्रदेश। किस नाम से जाना जाता था भागवत पुराण में झारखंड को, किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे स्टडी फॉर गोल्स का जो खोटा का टेलीग्राम है और जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे डेली क्विज होते हैं। तो आप अगर डेली क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इजी क्वेश्चन है ना। तो झारखंड का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, आप सभी जानते हैं कौन सा जिला, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अब पूछा सबसे बड़ा जिला, तो यहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो झारखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड्स रामगढ़। कौन सा, रामगढ़। देखिए यहाँ पे रामगढ़ दिख भी रहा होगा, ये रामगढ़ दिख रहा है, झारखंड का सबसे जो छोटा जिला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वेस्ट सिंहभूम। अगर आपको पॉपुलेशन से पूछ दे तो रांची का पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है, लोहरदगा का है। चलो ये मैप दिख गया तो हम बता देते हैं। पूरब से पश्चिम का दूरी कितना है फ्रेंड्स, 463 किलोमीटर, और इधर उत्तर से दक्षिण कितना है फ्रेंड्स, तो 380 किलोमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न पूछता है बिहार के कितने, झारखंड के कितने जिले बिहार से टच करते हैं, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद पूछ देगा बंगाल के कितने जिले झारखंड से टच करते हैं, तो 10 हो जाएगा आंसर। उसके बाद बोल देगा उड़ीसा के कितने जिले टच करते हैं झारखंड से, तो 4 आंसर हो जाएगा। उसी के बाद पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले टच करते हैं, तो इसका भी आंसर 4 हो जाएगा। और पूछ देगा गढ़वा के कितने जिले टच करते हैं, तो वह भी आपको मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका कारण आपको लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार में। बहुत से बच्चे पलामू ध्यान में रखे रहते हैं, यहाँ पे लातेहार पलामू तो बोलेंगे ऑप्शन में नहीं। तो जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वो पलामू और लातेहार दोनों के एरिया को कवर करता है। चूंकि ज्यादा एरिया लातेहार में बिलोंग करता है, इसलिए इसका सही आंसर लातेहार है। और अगर आप लातेहार वगैरह के डिस्ट्रिक्ट के साइड वगैरह भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको पलामू मतलब बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको दिख जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, लातेहार है। प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान से एक और प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है कि यहाँ पे विश्व का पहला बाघ का जनगणना 1932 में इसी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का गठन कब हुआ था, 1974 में। ठीक है, बाद में इसका नाम 1986 में भी देखिएगा, थोड़ा डेट आप यही है, नहीं 76 नहीं, शायद 1974 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1974 सॉरी 1974 है। बाद में 1986 में इसका नाम बदला गया। पहले यह पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के 1986 में किया गया। ठीक है, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी योजना, कौन झारखंड कृषि, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड योजना कृषि से संबंधित है। थोड़ा सा मुझे लगता है इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग झारखंड स्कीम्स इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए ये क्लियर है ना। तो ये कौन सा योजना है जो कृषि से जुड़ा हुआ है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है बिरसा किसान योजना, झारखंड किसान फसल राहत योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, और विकल्पों में से सही। तो अगर आप एक समझदार स्टूडेंट है तो बिना जाने इसका आंसर डी कर सकते हैं, क्योंकि चारों योजनाओं में कृषि दिख रहा है, फसल दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए जो करंट गवर्नमेंट होती है उनकी योजनाएं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहता है। तो जो अगर करंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या योजनाएं लाया है, क्या योजनाओं में क्या क्या स्कीम है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। करंट अफेयर का जो मैं वीडियो बनाया था उसमें आप देखे होंगे कि किस तरह से योजनाओं से जुड़े वैसे प्रश्न थे जो करंट गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा, क्या क्या वहां से प्रश्न पूछता है। मैं बताया हूं जनरली योजना कब बना है, योजना किस चीज से मतलब किस क्षेत्र से रिलेटेड है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड में मयूराक्षी जिसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, नदी का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो करंट अफेयर में कल ही परसों जो करंट अफेयर लिया था उसमें यह प्रश्न पूछा, करंट अफेयर का प्रश्न था। करंट अफेयर में प्रश्न यह पूछा था कि झारखंड की सबसे लंबी पुल किस शहर में बन रही है। तो उसका सही आंसर क्या था, दुमका था। तो वहां पे मयूराक्षी नदी के बारे में बताया था। मयूराक्षी नदी से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि कहां से उद्गम है मयूराक्षी नदी का, तो तिरकुट पहाड़ी। तिरकुट पहाड़ी से, यह जो कि बाबा धाम है वहां से 15-20 किलोमीटर दूर तिरकुट पहाड़ी है, वहां से मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है।
अब जब मयूराक्षी नदी का जिक्र हुआ है तो कुछ और जानिए। मयूराक्षी नदी पर ही मसानजोर या कनाडा डैम बना हुआ है। कनाडा डैम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो बी गियर्सन नाम के व्यक्ति थे, व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति ही थे, विदेश मंत्री कहाँ के? कनाडा के विदेश मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इसलिए इसे कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। तो मसानजोर डैम अगर आपसे पूछ दे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो मसानजोर डैम है वो किस नदी पे बना हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब मयूराक्षी नदी पे। इस डैम का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1955 में यह डैम बना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखिए। कुछ और यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? हाँ, एक और जो झारखंड का सबसे लंबी पुल है, उस पुल का नाम अभी तक तो कंफर्म नहीं है, लेकिन उस पुल का नाम जो है झारखंड के जो दिसोम गुरु है शिबू सोरेन जी के नाम पे शिबू सोरेन सेतु रखने का प्रस्ताव चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां फ्रेंड्स, निम्न में से किस खिलाड़ी को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? इजी है, जो पढ़ते हैं, देखिए प्रश्न इजी कैसे होते हैं, जितना ज्यादा पढ़िए, जितना ज्यादा वक्त लाइब्रेरी में बिताएंगे, प्रश्नों का लेवल उतना नीचे चलता जाएगा। आप जितना प्रश्नों से भागेंगे, प्रश्नों का लेवल उतना बढ़ता जाएगा। तो जो चीजें आप जानते हैं आपको आसान लगेगा। जैसे मरांग गोमके के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। मरांग गोमके का अगर आप मतलब पूछा जाए तो मरांग गोमके का मतलब होता है फ्रेंड्स, मरांग का मतलब होता है सर्वोच्च, और गोमके का मतलब होता है फ्रेंड्स नेता। ठीक है, नेता। ठीक है, तो इन्हें सर्वोच्च नेता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इन्होंने पहले तो ये खेल से जुड़े हुए थे, बाद में 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया था, इसलिए, और ये झारखंड का जो अधिकार थे उसको लेकर संविधान सभा, उसको लेकर ये काफ़ी मतलब सजग थे, और जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसके ये सदस्य भी थे, इसलिए इन्हें मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। इनसे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इन्हें ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। कहाँ पे पढ़े हुए थे? ऑक्सफोर्ड में, और ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब भी इन्हीं को दिया गया है। 1928 में जो ओलंपिक हुआ था फ्रेंड्स एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, उसमें भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था, तो उस टीम के ये, उस हॉकी टीम के ये कैप्टन थे। तो ये कुछ खास इंफॉर्मेशन है जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पे आने से पहले बता दें फ्रेंड्स कि एक झारखंड महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा को लेकर जितने भी मॉक हैं वह स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अपडेट किए गए हैं। तो अगर आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षिका का, 444 सीट है, बहुत अच्छा खासा सीट है, तो उसके लिए आप इन मॉक्स को देख सकते हैं। मतलब बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा ये मॉक तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? इजी प्रश्न है ना। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र धनबाद तो नहीं, बोकारो नहीं, खूंटी। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का केंद्र कहाँ था? उलीहातू। और उलीहातू कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? खूंटी में पड़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खूंटी जिला इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिरसा मुंडा आंदोलन का केंद्र क्या था? तो खूंटी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बिरसा मुंडा से रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो कई बना रखा हूँ, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं या फिर आप जानते होंगे। झारखंड को नया राज्य बनाने के लिए संसदीय अधिनियम को राज्यसभा ने कब ध्वनि मत से पारित किया? राज्यसभा में झारखंड निर्माण का जो अधिनियम था वह कब पारित हुआ? तो यह, अगर इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स 7 अगस्त 1995, यहां से भी प्रश्न पूछता है। 1995 में जैक का गठन किया गया था, झारखंड एरिया ऑटोनमस काउंसिल। ठीक है, देखिए फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। तो ये इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है जैक। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल मत समझ लीजिएगा, जैक में JAC रहेगा और इसमें JAAC रहेगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, मतलब झारखंड स्वशासी क्षेत्र परिषद, यह इसका हिंदी हो जाएगा। तो 7 अगस्त को फ्रेंड्स बिहार विधानसभा में यह परिषद बनाया गया था, और 9 अगस्त को बहुत सब आप देखेंगे बुक में 7 अगस्त कहीं दिखेगा, कहीं 9 अगस्त दिखेगा, तो यह बना था 7 अगस्त को, लेकिन 9 अगस्त को आधिकारिक रूप से इसका गठन माना जाता है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे? शिबू सोरेन थे। और इसका काम क्या था फ्रेंड्स? तो झारखंड नया राज्य गठन को लेकर
मतलब निर्णय लेना। ठीक है, तो अब ये हुआ झारखंड राज्य बनने का शुरुआत तो खैर बहुत पहले से हो चुका था, आंदोलन बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल था मतलब अधिनियम वगैरह बनना विधिवत रूप से यहाँ से शुरू हुआ। लोकसभा में बाद में 1997 में यहाँ पे बिहार विधानसभा से यह पारित हुआ था, और लोकसभा से जानिए लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को यह लोकसभा में पारित हुआ था। बाद में 11 अगस्त 2000 को यह राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति से साइन होने के बाद यह अधिनियम बना और झारखंड अपना 15 नवंबर को अपना राज्य झारखंड अस्तित्व में आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 अगस्त 2000। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ये सारे जितनी बातें मैं बताया उसे आप ध्यान रखिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्या है, 25 अप्रैल, शायद 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा से इसे कहां भेजा गया था, तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए भेजा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार ने कितने समूहों यानी क्लस्टरों की पहचान की है 2012 के अनुसार? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 56। चलिए यहां से और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो झारखंड औद्योगिक नीति झारखंड में कब कब लागू हुआ? पहला औद्योगिक नीति आया था फ्रेंड्स 2001 में, उसके बाद आया फ्रेंड्स 2012 में, उसके बाद आया 2016 में, और अभी जो वर्तमान औद्योगिक नीति चल रहा है वो 2021 वाला चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रश्न को और डिटेल में हम एक औद्योगिक नीति पे डिटेल वीडियो आएगा जिसमें इन चारों को समझाते हुए मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आप इसे मैं और डिटेल में क्लियर करूंगा। फिलहाल आप 56 ध्यान में रखिए, एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे क्लस्टरों का समूहों का संख्या कितना है तो 56 आप लगा के आइएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि बहुत से चीज़ों को ना छोड़ना पड़ता है जबरदस्ती, अगर आप चीज़ों के सर्च करने में लग जाएंगे, उसका रिसर्च करने में लग जाएंगे तो बहुत बड़ा आपका समय चला जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा ज्ञानी नहीं बनना है, आपको भी क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को दिमाग में सेट करना है ताकि हमारा जॉब कंफर्म हो सके, हम एक जॉब ले सके। बाकी ज्ञान के लिए तो पूरा जीवन है, मोटे मोटे किताब रिसर्च आप सब कर लीजिएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव वन डे एग्जाम होता है तो यहाँ पे क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर जिसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है उन सबको आप अपने दिमाग में सेट रखिए और एग्जाम में उसे करके आइए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य भौगोलिक रूप से स्थित है, तो झारखंड राज्य भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो ऑप्शन देखते हैं, छोटा नागपुर पठार, सिंधु नदी घाटी में, सिंधु नदी के तट पर, हिमालय पर्वतमाला, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप सभी इसका आंसर, ये तो आसान प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार में अपना झारखंड स्थित है। यह है छोटा नागपुर पठार। अगर आपसे पूछ दे छोटा नागपुर पठार झारखंड के अलावा किन क्षेत्र में फैला हुआ है, तो छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और बंगाल के एरिया भी जो कुछ है वह छोटा नागपुर पठार पे अवस्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है। तो प्रश्नों पे भी गौर करना, कई बार क्या होता है कि नहीं हमको दिखता नहीं है और यहाँ पे 4 ऑप्शन में एक अच्छा सा दिखता है वह जिसे हम जान रहे होते हैं और अब आप गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो प्रश्नों को भी गौर से पढ़ना एक स्टूडेंट का मतलब वर्च्यू में, एक अच्छे गुण में आता है, तो यह ध्यान रखिए। ऑप्शन है अंशुता लकड़ा, तो अंशुता लकड़ा जो है वह भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। पुष्पा प्रधान, यह भी हॉकी की खिलाड़ी है। सावित्री पूर्ति, यह भी क्या है, तो हॉकी की खिलाड़ी है। ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं सिमडेगा से, और ये दोनों कहां से बिलोंग करती हैं, खूंटी से। पूर्णिमा महतो जो है फ्रेंड्स वह तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया, पूर्व में ये हॉकी तीरंदाजी की खिलाड़ी थी और मैं वीडियो भी बनाया था जब धर्मेंद्र प्रधान को मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो वहाँ पे मैं बताया था झारखंड के 3 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनमें से मैं पूर्णिमा महतो के बारे में भी बताया था। तो आई होप आपको अगर याद होता, तो अगर आपने ये एग्जाम दिया है औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का तो आप सही आंसर करके आए होंगे और आई होप कि आप करके आए होंगे। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति गुरु गोमके, देखिए यहाँ पे फिर से आ गया ना, तो गोमके का मतलब मैं बताया था फ्रेंड्स आपको सर्वोच्च, और गुरु का मतलब तो हम सभी जानते हैं। तो सर्वोच्च गुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ये रहे, रघुनाथ मुर्मू को जाना जाता है। ये है इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा से जुड़े हुए हैं और संथाली भाषा का जो ओल चिकी लिपि है उसके प्रणेता कौन है, उसको लाने वाले कौन है, तो रघुनाथ मुर्मू। अब कब लाए थे, 1925 में ओल चिकी लिपि को इन्होंने हमारे बीच रखा था
और इनके वजह से आज संथाली भाषा का अपना लिपि है ओलची की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 17वां प्रश्न में। 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए झारखंड के एग्जाम का एक खासियत है, प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इवन 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ा झारखंड का पोर्शन होता है उसे क्लियर कर लेंगे और एक अच्छा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1914 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ताना भगत आंदोलन जो था फ्रेंड्स एक अहिंसक आंदोलन था, वो महात्मा गांधी वाला पाथ पे आंदोलन था कि अहिंसा के माध्यम से मतलब समाज में बदलाव। ठीक है, और धार्मिक रूप से और क्या कहते हैं कि आज़ादी के मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। ठीक है, हर तरह से था। मैं अगर धार्मिक रूप से बोला इसका मतलब है कि हर तरह के बदलाव, समाज में फैले कुरीतियाँ या फिर अंग्रेजों का शोषण, जमींदारों का शोषण, इन सब के विरुद्ध यह आंदोलन ताना भगत आंदोलन था। ठीक है, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर स्थित है। चलिए इंग्लिश पढ़ते हैं। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड। पूछ रहा है कि JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है या जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है यह कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, गुमला में, रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में। तो ऑब्वियसली जब टाटा का जिक्र है तो पहले तो नजर चला जाता है कि कहाँ पे होगा, तो जमशेदपुर में होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? जमशेदपुर में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित है। JRD टाटा जो नाम है फ्रेंड्स वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से JSSC को बड़ा अच्छा लगता है प्रश्न पूछना, इसलिए क्योंकि मैं अभी 3 प्रश्न देख चुका हूँ। करंट अफेयर का वीडियो बनाया था, वहां पे भी इनसे प्रश्न पूछा था कि JRD टाटा का जो जन्म दिवस है कब है? 29 जुलाई 1904 को इनका जन्म दिवस है। तो आपसे पूछा था कि 2023 में इनका कौन सा जयंती था? तो यह प्रश्न कहां पे पूछ रखा था? करंट अफेयर में, इसी PGT लेवल असिस्टेंट, इन्हीं में से किसी एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है। तो वहां पे सही आंसर दिया हुआ था 119वां। इनका अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से भी यह आपको निकल जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है फ्रेंड? जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। और 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अभी जो रतन टाटा हैं उन्हें भी 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और अभी इन्हें भी भारत रत्न देने की मांग चल रही है, यह बात चल रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा खोरठा, ये देखिए खोरठा होगा, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में खोरठा है, इंग्लिश में खोरठा ही लिखा, खोरठा भाषा का दूसरा नाम है। पूछ रहा है खोरठा भाषा का दूसरा नाम कौन है? तो हो ऑब्वियसली नहीं होगा, मुंडारी यह भी नहीं होगा, कुड़ुक यह भी नहीं होगा। तो यहाँ दिख रहा है पूर्वी मगही, इसे पूर्वी मगही क्यों? तो आप चतरा वगैरह का जो एरिया देखेंगे तो वहां पे क्या है कि मगही का प्रभाव आपको देखने को मिलता है खोरठा में, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी मगही के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। 20वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किसने झारखंड में गंगा कायाकल्प के लिए ग्रामीण स्वच्छता पहल की शुरुआत की थी? तो ये प्रश्न मुझे अच्छा से याद है, जब मैं 2016-17 में तैयारी करता था, 17 में आसपास में, तो ये प्रश्न को मैं तब भी पढ़ा था। तो ये देखिए कैसे प्रीवियस ईयर के प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उमा भारती जो थी वह जल संसाधन मंत्री थी उस समय, और उन्होंने जो झारखंड से गंगा साहिबगंज वगैरह एरिया से गुजरती है तो वहाँ पे जो अस्वच्छता था, मतलब उस नदी को साफ करने के लिए यह पहल की थी, वह झारखंड में आई थी और इसकी मतलब स्वच्छता कायाकल्प, झारखंड में गंगा कायाकल्प को लेकर उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, मतलब उस योजना वगैरह कुछ बना था, बाकी डिटेल में इसमें देखेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? उमा भारती। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है फ्रेंड्स, कांची नदी झारखंड राज्य से होकर बहती है, इनमें से किस जलप्रपात को जल प्रदान करती है? तो कांची नदी किस जलप्रपात को जल प्रदान करती है? तो कांची नदी जो है वो रांची पठार के खूंटी क्षेत्र से निकलता है फ्रेंड्स, और ये दसम जलप्रपात झारखंड रांची में जो है जलप्रपातों यानी जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। और जो दसम जलप्रपात है, दसम यानी यहाँ पे 10 धारा निकलते हैं जलप्रपात में, देखेंगे तो इस तरह से 10 जलधारा अलग अलग एरिया से निकलता है, इसलिए इसका दसम जलप्रपात नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दसम जलप्रपात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यह भी पूछता है प्रश्न कि रांची शहर से दसम जलप्रपात का दूरी कितना है, जोन्हा जलप्रपात का दूरी कितना है? तो थोड़ा सा ये टफ प्रश्न है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्नों को भी करके रखना है। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है, झारखंड में वह स्थान जहां भारतीय गणराज्य की स्थापना के दौरान एक बड़े उर्वरक कारखाने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कल्पना की गई थी। तो जो उर्वरक कारखाना था फ्रेंड्स, उसका कल्पना सिंदरी में किया गया था। ठीक है, सिंदरी
झारखंड में किया गया था। कब? तो 1951 में। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए 23वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ किस पठार में स्थित है? तो पारसनाथ किस पठार में स्थित है? तो गिरिडीह में पारसनाथ पठार कहां पे फ्रेंड्स? झारखंड के किस जिले में पारसनाथ पठार? तो गिरिडीह जिले में है। और यह किस पठार के अंतर्गत आएगा? तो मैसूर का पठार में तो नहीं आएगा, तिब्बत का पठार में नहीं आएगा, कोयम्बटूर पठार में नहीं आएगा। अगर नहीं भी पता है तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? हजारीबाग पठार। तो छोटा नागपुर पठार जो है उसका एक भाग है हजारीबाग पठार, और उसी पठार के अंतर्गत जो संवेद शिखर है या पारसनाथ पहाड़ी है वह आता है। ठीक है, तो पारसनाथ पहाड़ी से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसका हाइट पूछ सकता है, तो 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ी को हाइट है। और अभी यह एक पिछले वर्ष यह विवादों में था, तो बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जहाँ जैन तीर्थंकर थे उनसे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसका नाम क्यों पड़ा? तो पार्श्वनाथ के नाम पे पड़ा। ये सब चीज़ें यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न और देखते हैं आज का 24वां प्रश्न। झारखंड के हजारीबाग में जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1940, 1992, 1920 और 2010। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1992 में किसका? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको पता चल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब आप तैयारी करेंगे उसी अकॉर्डिंग आप प्रश्नों को पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 25वां प्रश्न है, किस नृत्य शैली में मार्शल आर्ट मतलब युद्ध कला को कुछ अन्य नृत्य चरणों के साथ मिश्रित किया जाता है? इन विच डांस स्टाइल मार्शल आर्ट्स आर मिक्स्ड विथ सम अदर डांस स्टेप्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पैका। जो पैका नृत्य होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, पुरुष जो होते हैं वह सैनिक का वेशभूषा धारण करके थोड़ा सा युद्ध करने के जैसा वो डांस करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैका नृत्य। ठीक है, तो नृत्य वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप झारखंड जीके वगैरह खूब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही फील होने लगेगा कि हाँ भाई यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीजीएल में, जेएसएससी सीजीएल में अगर आप 40 में 36 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हैं तो फिर समझिए कि कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है। कोशिश किया जाए 35 प्लस प्रश्न आप सही करके आए, और अगर 40 में 40 कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। चलिए, तो यही था आज का 25 प्रश्न। आई होप कि इन 50 प्रश्नों के अलावे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अब जो है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न है फ्रेंड्स, और एक सेकेंड, प्रश्न है गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? तो अभी मैं जब मैप बता रहा था तो वहां पे मैं रुक गया था। हाँ, मुझे लगा शायद क्वेश्चन कितने जिलों से साझा करता है वह है, लेकिन यहाँ पे आप तो सभी जानते हैं कि गढ़वा जो है वह उत्तर प्रदेश के एक जिला से अपना सीमा साझा करता है। उस जिले का आपको नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन है बलरामपुर, सोनभद्र, चित्रकूट और बलिया। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और झारखंड के सीमा से रिलेटेड और कुछ डिटेल आप जानते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जस्ट लाइक मैं तो बता ही दिया बिहार के कितने जिले झारखंड को टच करते हैं, झारखंड के कितने जिले बिहार को टच करते हैं। इस तरह से अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्योंकि जब आप चीज़ों को लिखते हैं और उसे देखते हैं, अगर आप लिखते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, तो वो चीज़ें ऐसे ही आपको ध्यान में रहता है। और क्या पता आप अगर लिखेंगे और वही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स किसी प्रकार का आपको क्वेरी है एग्जाम को लेकर, लास्ट के अंतिम दिनों में क्या करें, कैसे पढ़ें, या कुछ भी क्वेरी है सिलेबस को लेकर या जेएसएससी की तैयारी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, एक सेकेंड, यह मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप रंजीत कुमार के नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। मैं जैसे फ्री रहूँगा आपकी क्वेरी का बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। बाकी फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि लास्ट समय में क्या करना चाहिए। अभी जो है आपको जितना ज़्यादा हो सके जो आपने पढ़ रखा है उसे ही रिवाइज कीजिए। मैथ रीजनिंग ऐसे सेक्शन है जहाँ पे 40 में 40 प्रश्न इजीली सही बनाए जा सकते हैं, तो उन्हें और स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए कोई सेक्शन में आपके मार्क्स कट तो नहीं जा रहे हैं। इसके अलावे अगर आपको पढ़ने के लिए अभी जो थोड़ा बहुत भी टाइम पास हो जाता है, तो अगर वो हो जाता है तो वो बहुत नुकसानदायक है। तो अभी कोशिश किया जाए कि अपने अच्छे दोस्तों जो पढ़ने में पूरी तरह से एकदम मन से लीन है उनका ग्रुप बनाइए, नहीं तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। लाइब्रेरी में क्या होता है कि मैं खुद अगर मुझे बोला जाए तो मैं लाइब्रेरी का प्रोडक्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लाइब्रेरी का पूरा सदुपयोग किया है। वहां पे क्या होता है, जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तब ना चाहते हुए पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि सामने वाला बंदा पढ़ रहा है,
तो अगर आपको थोड़ा सा भी लेजीनेस लग रहा है तो आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मेरे सामने 100-200 लोग पढ़ रहे हैं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो सीट कितने होते हैं, 2000 इस तरह के सीट होते हैं, तो इनसे तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, आप ना चाहते हुए आपका जो पढ़ाई है वह कंटिन्यू रह पाता है और एक लंबे समय तक बिना थके आप पढ़ पाते हैं। तो कोशिश किया जाए लाइब्रेरी ज्वाइन किया जाए। इसके अलावा एक नया काम जो कर सकते हैं वह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। हर दूसरे दिन, हर दिन एक दिन पेपर 2 का लगा लीजिए, एक दिन पेपर 3 का लगा लीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स कट रहे हैं या कौन कौन से सेक्शन के मार्क्स कट रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन सब सेक्शन को एनालिसिस कीजिए और उसे दोबारा पढ़िए, ठीक है। तो कुछ मतलब परेशान नहीं होना, हड़बड़ाना भी नहीं है, ये चीज़ छूट रहा है, वो चीज़ छूट रहा है, जितना आप कर सकते हैं अपना बेस्ट दीजिए। एक लाइन का आंसर है, अपना बेस्ट दीजिए, आपका पक्का सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप अपना बेस्ट देंगे, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और बाकी ढेरों शुभकामनाएं। स्टडी फॉर गोल्स अपने स्तर से हर वह प्रयास करेगा जिससे आपका तैयारी अच्छा हो सके। ये रहा खोटा, अगर आपने पेपर 2 में खोटा रखा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 7000 प्लस बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए और रेगुलर क्विज का हिस्सा है, तो आप अगर नहीं जुड़े तो इससे जुड़ सकते हैं। बाकी स्टडी फॉर गोल्स पे कुछ कोर्सेज हैं जिसे आप अफोर्डेबल और भरोसेमंद कोर्सेज हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। झारखंड का 7500 प्रश्नों का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला झारखंड समान ज्ञान का कोर्स है, तो आप इसे जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे 40 क्वेश्चन का 100 मॉक्स अपडेट किया गया, टॉपिक वाइज यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी हैं, विगत वर्ष के पेपर भी यहाँ पे शामिल किए गए और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इसे जरूर एक्सेस कर सकते हैं। आप खुद ही जाइए यहाँ पे मॉक लगाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का बहुत, अभी मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर ही कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ऑल प्रीवियस ईयर का यहाँ पे एक स्टडी फॉर गोल्स पे आपको एक कोर्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे स्टार्टिंग से लेके अब तक 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे के पेपर एक एक करके अपडेट किए जा रहे हैं। तो इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम है, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आप इससे जुड़े रह सकते हैं। तो यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक एक करके अपडेट हो रहे हैं, तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी यह नागपुरी अगर आपने रखा है तो नागपुरी के भी मॉक चेक कर सकते हैं। बाकी संडे अभी जो डेली रेगुलर फ्री मॉक आएगा उसके लिए क्या कीजिए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जाके कल से मॉक आना शुरू हो जाएगा, आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर किसी प्रकार का आपको और सुधार का जरूरत है, लगता है कुछ और अच्छा किया जा सकता है सर, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। मैं फिर मिलता हूँ, करंट अफेयर का लेक्चर आज मे भी आज शाम तक आ जाए, और कल से खोटा के भी आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे, जो कि ग्रामर वगैरह के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वगैरह है वह मैं लेके आऊँगा। 1-2 सेक्शन उसका बचा हुआ है समास वगैरह, उसे मैं आज कल में अपडेट करूँगा। उसके बाद ग्रामर के लेक्चर वगैरह लेके आऊँगा खोटा का। तो आप अगर आपने पेपर 2 के रूप में चुना है तो उसे भी जरूर देखिएगा। अगर आपको स्टडी फॉर गोल्स के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम वगैरह से जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे रेगुलर क्विजेस वगैरह होते हैं, तो उसका लाभ उठाइए, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम आपके लिए लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।